नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अनुराग। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ एक सच्ची और डरावनी कहानी। मैं आप सभी से पहले तो सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने एक भी स्टोरीज नहीं डाली। तो अब से और आज से आपको डेली बेसिस पर कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। तो बिना समय बर्बाद किए आज की कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी के लेखक हैं निधि। तो हेडफोन्स लगाइए और इस कहानी को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करके सुनिएगा। उस रात बहुत बारिश हो रही थी जब अमन घर जा रहा था। तेज तूफान था जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। अचानक उसकी गाड़ी बंद हो गई। उसने इधर उधर देखा कि शायद कोई हेल्प मिल जाए, पर दूर दूर तक कोई नहीं था, क्योंकि एक सुनसान सी जगह थी। थोड़ी ही दूर पर उसको एक घर दिखा। उसने सोचा वहीं मदद मांगता हूं। अमन उस घर तक पहुंचा। उसने आवाज लगाई, कोई है? कोई जवाब नहीं आया। अमन ने फिर तेज आवाज लगाई, कोई है क्या? पर फिर भी कोई आवाज नहीं आई। उसने धीरे से दरवाजे पर हाथ लगाया। वह खुला हुआ था। अमन अंदर चला गया। अंदर जाकर भी अमन ने आवाज लगाई, कोई है क्या? यह एक बड़ा सा घर था। ऊपर की तरफ सीढ़ियां जा रही थी। रोशनी कहीं नहीं थी। कई जगह पर धूल जमी थी। सोफा टेबल सब था। ऊपर भी शायद कोई कमरा था। अमन देर तक मोबाइल की लाइट से घर का जायजा लेता रहा। अचानक तेज खिड़की खुल गई, जिससे अंदर कमरे में तूफान आने लगा। अमन ने तुरंत खिड़की बंद की। अभी अमन बैठा ही था कि दरवाजे पर खटखटाहट हुई। बार बार कोई दरवाजा खटखटा रहा था। अमन ने दरवाजा खोला तो देखा कि सामने एक लड़की थी। लड़की ने कहा, क्या मैं अंदर आ जाऊं? अमन ने कहा, जी आ जाइए। लड़की ने कहा, थैंक्स। यहाँ लाइट नहीं है क्या? अमन ने कहा, जी नहीं, मैं भी यहाँ आश्रय के लिए रुका हूँ। मेरी कार खराब हो गई थी। यह घर खाली है। देखता हूँ कि लाइट का कुछ हो पाए। अमन को खोजने पर एक लालटेन मिला। उसमें भाग्यवश तेल भी मौजूद था। उसने वह लालटेन जला ली। अब पूरे कमरे में रोशनी थी। अमन ने लड़की को देखा। वह काफी खूबसूरत थी। काली बड़ी आंखें, लंबे बाल और गोरा रंग। उसने सूट पहना हुआ था। अमन ने पूछा, आप इतनी रात को इस तूफान में अकेली? लड़की ने कहा, काम से घर वापस जा रही थी। आखिरी बस भी निकल गई। अमन ने पूछा, आपका नाम? लड़की ने कहा, राधिका। और आपका? अमन बोला, मेरा नाम अमन है। नाइस टू मीट यू। राधिका ने बस मुस्कुराकर ही जवाब दिया। थोड़ी देर बाद राधिका ने पूछा, आप क्या करते हैं? अमन बोला, चित्रकार हूँ। आज भी बस कुछ पेंट करने ही निकला था। खुले वातावरण में चित्रकारी का मजा अलग है। राधिका ने कहा, वाओ, पेंटर हो आप? ग्रेट। मुझे भी पेंटिंग देखने का शौक है। बनाती तो नहीं हूँ, पर मुझे पेंटिंग देखना पसंद है। अमन ने घर देखना शुरू किया तो उसको घर काफी बड़ा लगा। वह ऊपर गया तो देखा वहां 3 कमरे थे। एक कमरे का उसने दरवाजा खोला। अंदर पूरा कमरा चित्रकारी के सामान से भरा था। इधर उधर रंग, ब्रश आदि बिखरे थे। उसकी नजर एक बड़े से कैनवस पर पड़ी। अमन ने तुरंत राधिका को आवाज दी। राधिका भी ऊपर आ गई। उसने भी यह सब देखा। राधिका बोली, लगता है किसी चित्रकार का घर है। अमन बोला, हाँ, पर उसने घर ऐसे क्यों छोड़ा है? राधिका बोली, पता नहीं। अमन ने कैनवस को हाथ लगाया तो उसको लगा मानो कोई करंट दौड़ गया हो। उसने तुरंत हाथ पीछे कर लिया। उसने फिर कैनवस को हाथ लगाया। फिर उसको तेज झटका लगा। अमन ने अपना हाथ खींच लिया और डर कर पीछे हट गया। राधिका बोली, क्या हुआ अमन? अमन बोला, कैनवस से झटका लगा।
अरे अमन, कुछ नहीं है, देखो कैनवस ही तो है। यह कहकर उसने कैनवस पर हाथ लगाया, पर उसको कुछ भी नहीं हुआ। उसने अमन से कैनवस छूने को कहा। अमन ने जैसे ही छुआ, उसको फिर से झटका लगा। राधिका ने हाथ लगाया तो उसको कुछ नहीं हुआ। राधिका ने अमन का हाथ पकड़ा और कैनवस को छुआ। इस बार अमन को भी कुछ नहीं हुआ। अमन का डर निकल गया, पर उस कैनवस में ऐसा क्या था जो अमन को ऐसा झटका लगा और राधिका को नहीं। अमन ने अब जब कैनवस छुआ तो उसको कुछ नहीं हुआ। उसने कैनवस की पहली सीट को हटाया। उस पर एक लड़की की तस्वीर बनाई गई थी। काफी सुंदर तस्वीर थी। अमन ने उसको हटाया तो अगली शीट पर एक और लड़की की तस्वीर थी। इस तरह कई तस्वीरें थी, परंतु सभी लड़कियों की थी। राधिका ने अचानक अमन से कहा, अमन तुम भी तो चित्रकार हो, कोई पेंटिंग बनाओ। देखो ना, रंग भी पड़े हैं, मौसम भी है, प्लीज। अमन ने कहा, पर क्या बनाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। राधिका बोली, तुम मेरी तस्वीर बनाओ। वैसे भी लगता है इस कैनवस पर बस लड़कियों की ही तस्वीरें बनती हैं। तुम मेरी बना लो, टाइम भी पास हो जाएगा। अमन बोला, आधी रात हो गई है राधिका। तो क्या हुआ, राधिका बोली। अमन बोला, पर मूड भी तो बने। अचानक राधिका ने भारी सी आवाज में कहा, तुम बनाते हो या नहीं? अमन एकदम घबराकर राधिका से दूर हट गया। राधिका अब अपनी आवाज में बोली, क्या हुआ, अभी तुमने कैसे बात की? अमन बोला, जैसे हमेशा करती हूँ। क्यों? नहीं, कुछ अलग था। अमन बोला, वो सब जाने दो, पेंटिंग बनाओ। राधिका बोली, अच्छा कोशिश करता हूँ। अमन बोला। राधिका बैठ गई। अमन ने उसकी पेंटिंग बनानी शुरू की। वह राधिका को देखकर उसका चित्र बना रहा था। बीच में वह उसका चेहरा ठीक करने लगा तो उसको लगा मानो राधिका की आंखों का रंग बदल रहा है। वह काली आंखों से पहले हरा और फिर काली आंखों में बदल गया। अमन को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा था, पर शायद वह खुद पर नियंत्रण खो बैठा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उससे ये सब करवा रही थी। उसके हाथ कैनवस पर जैसे खुद ही चल रहे थे। वह रुकना चाहता था, पर रुक नहीं पा रहा था। चित्र में उसने राधिका की आंखें काले रंग की बनाई, परंतु उसका रंग खुद ही हरा बन गया। बालों का रंग उसने काला बनाया, पर वह भूरे रंग में बदल गए। अमन ने जैसे ही राधिका की तरफ देखा, उसकी आंखें भी हरे रंग और बाल भूरे रंग के हो चुके थे। जो रंग कैनवस राधिका को दे रहा था, वही रंग राधिका वास्तविक रूप में लेती जा रही थी। अमन हक्का बक्का रह गया। उसको समझ नहीं आया क्या करे, और उसके हाथ से ब्रश गिर गया। उसको इस मौसम में भी पसीने आ रहे थे। उसको लगा जैसे कि उसकी जुबान कट कर गिर चुकी है। अमन कमरे से भागने लगा तो दरवाजा खुद बंद हो गया। वह तेज तेज दरवाजा पीटने लगा। कोई है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। राधिका ऊंची आवाज में हंसने लगी। हा 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 हा। उसकी आवाज भारी हो गई और वह बोली, तो कैसे जाएगा अब अमन? जो भी इस कैनवस पर तस्वीर बनाता है वह मारा जाता है। और जानता है कौन मारता है? यह कैनवस। अमन बोला, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे जाने दो। राधिका बोली, तुझे क्या लगा तू यहाँ खुद आया है? नहीं, मेरी शक्तियाँ और ये कैनवस तुझे यहाँ लाए हैं। अमन बोला, पर क्यों, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? राधिका बोली, मुझे तो पेंटिंग चाहिए थी, वो बन चुकी, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। अमन बोला, पर जब तुम्हारा काम हो गया तो तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो? राधिका बोली, ये तो तेरा भाग्य है, या कहूँ तो दुर्भाग्य। और वह जोर जोर से हंसने लगी। जब ये सब पेंटिंग बनाने वाले नहीं बचे तो तू कौन है, क्यों छोड़ दूं तुझे? अमन ने जवाब दिया, राधिका देखो ऐसा नहीं करो, मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? राधिका बोली, सुकून मिलेगा।
फिर अमन बोला, सुकून चाहिए तो मुक्त हो जाओ। इस तरह कब तक रहोगी? कब तक चित्रकारों की जान लोगी? कब तक ये कैनवस ऐसे ही मासूमों की हत्या करेगा? राधिका बोली, इससे तुझे क्या अमन? अमन बोला, है राधिका, एक बार आज कुछ समय के लिए ही सही मैंने तुम्हें अपना दोस्त मान लिया था। उसी के नाते मैं तुम्हारी मुक्ति चाहता हूँ। बताओ मुझे यह सब कैसे हुआ? तुम इस तरह से कैसे लोगों की जान लेने लगी? क्या राज है इस कैनवस का? बताओ मुझे राधिका, तभी मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। राधिका शांत थी। सब कुछ अचानक थम सा गया। राधिका और उस कैनवस की सच्चाई आखिर क्या थी? क्या अमन सब कुछ जान पाएगा? अचानक कैनवस पर एक आदमी की तस्वीर उभरी। काफी सजीला नौजवान था, जैसे वो राजस्थान से हो। अमन पीछे हट गया। राधिका अब तक काफी शांत हो चुकी थी। वह बोली, भैरव सिंह। अमन ने चित्र की ओर इशारा किया। राधिका, हाँ, यह भैरव सिंह है। शादी होनी थी इससे मेरी, पर हो ना पाई। अमन चुपचाप बैठ गया और राधिका को सुनने लगा। राधिका आगे बोली, 50 साल हो गए हैं हम दोनों ऐसे ही एक जगह से दूसरी जगह भटक रहे हैं। मरने के बाद भी 50 साल पहले, यानी ये फ्लैश बैक में, राजस्थान का एक छोटा सा गांव टिकमगढ़, वहां का एक छोटा सा घर। अचानक उस घर से एक औरत की आवाज आई, राधिका, कहाँ है तू? राधिका बोली, मैं यहां हूं मां। तभी उसकी मां बोली, इतनी सवेरे कहाँ जा रही है तू छोरी? राधिका बोली, मेला देखने सब सहेलियां जा रही हैं बिसलपुर। मां बोली, क्या करूं मैं तेरा? इस छोरी के पैर तो टिकते ही नहीं, और ये क्या भेष बना लिया है तूने? राधिका बोली, अरे माँ, तुझे पता है ना मैं ऐसी ही रहती हूँ। फिर माँ बोली, अच्छा तो ऐसे शादी कौन करेगा तुझसे छोरी? राधिका बोली, हो जाएगी माँ, अच्छा चलती हूँ अब। राधिका अपनी सहेलियों के साथ बिसलपुर के लिए निकल गई। फिर राधिका बोली, वाह, बड़ा सुंदर मेला है, चल आगे देखते हैं क्या क्या है। मालती बोली, राधिका, वो देख, हाथ देखने वाले बाबा, चल उसके पास चलते हैं। सब उस बाबा के पास पहुंच गई। राधिका ने कहा, बाबा जी पहले मेरा हाथ देखो। बाबा ने उसका हाथ देखा और थोड़ा गंभीर हो गया। राधिका ने पूछा, क्या हुआ? बाबा जी बोले, गहरी प्रेम की लकीरें हैं तेरे हाथ में। राधिका बोली, अच्छा और बताओ? बाबा जी फिर बोले, पर उस प्यार की वजह से कष्ट भी बहुत मिलेंगे और उन कष्टों से मुक्ति भी बहुत देर से मिलेगी। राधिका बोली, क्या मतलब बाबा जी? बाबा जी बोले, कोई भला ही आदमी मुक्ति दिलाएगा तुझे इन कष्टों से। कोई जब खुद कहेगा कि वो तुझे तेरे कष्टों से मुक्त दिलाना चाहता है, तब तेरे दुखों का अंत हो जाएगा। राधिका ने बाकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने पूछा, और वो प्रेम, वो कहाँ मिलेगा? बाबा जी ने जवाब दिया, बस जल्दी ही। राधिका ने बाबा जी को कुछ पैसे दिए और आगे निकल गई। चलते चलते वह एक लड़के से टकरा गई और दोनों गिर गए। लड़का बोला, ध्यान कहाँ है तेरा? राधिका बोली, जो भगवान ने तुझे आंखें दी हैं, दिखाई ना दिया तुझे उनसे? लड़का बोला, दिखाई तो तुझे ना दिया, देख मेरी सारी तस्वीरें रंग मिट्टी में मिला दिए। बाईसा, कौन पैसा भरेगा इसका? राधिका बोली, लो अब इसका पैसा भी मैं दूं? हुक्म सा। लड़का बोला, देख छोरी, आराम से मेरे पैसे दे दे। भैरव सिंह के पैसे कोई नहीं मार सकता, समझी? आपने सब फैलाया, इन सब का 100 रुपया बनता है। राधिका बोली, मारे पास ना है इतने पैसे, कहाँ से लाऊं हुक्म? भैरव ने राधिका को गुस्से में देखा और चला गया। राधिका ने पूरा दिन मेला देखा, मस्ती की और शाम तक घर वापस आ गई। अब वर्तमान में अमन सब सुन रहा था, बस चुप था। राधिका बोली, हम दोनों की पहले दिन ही लड़ाई हो गई, पर हम दोनों को नहीं पता था कि हमारी जिंदगी आपस में ही जुड़ी थी। आखिर दोनों की जिंदगी आपस में कैसे जुड़ी थी? अमन चुपचाप बैठा सब सुन रहा था। अपने जीवन में उसने कभी नहीं सोचा था कि कभी उसको ऐसे किसी भूत से भी सामना करना पड़ेगा, वो भी एक नहीं
दो भूतों से। उनकी बातें सुनना अजीब लग रहा था, पर अगर ना सुनता तो अब तक शायद वह जिंदा ना बचता। पर अब चाहता था कि राधिका और भैरव को मुक्ति मिल जाए, पर भूत आखिर होते तो भूत ही है। अचानक कैनवस से भैरव सिंह का हाथ निकला और उसने अमन का गला पकड़ लिया। अमन ने जोर लगाकर छुड़वाने की कोशिश की। भैरव ने अमन को दूर उछालकर फेंका। अमन सीधा जाकर दरवाजे पर गिरा। उसको काफी चोट भी आई। कैनवस में भैरव की आंखें कुछ अजीब सी थी, जैसे वह अमन को मार देना चाहता था। वह घुर्रा कर बोला, क्यों जाननी है तुझे हमारी कहानी? तुझे क्यों शौक चढ़ा है हम दोनों को मुक्ति दिलाने का? और तू राधिका क्यों सुना रही है उसको कहानी? बाईसा, खत्म कर इसको। अमन दरवाजा खोलने का प्रयास करने लगा। अचानक भैरव का हाथ लंबा होता चला गया और फिर से अमन की गर्दन तक पहुंच गया। उसने अमन को दूर उछालकर फेंका, जिससे अमन का सिर दीवार में लगा और वह बेहोश हो गया। भैरव सिंह की आंखों में खून उतर आया था। वह एकदम लाल हो चुकी थी। परंतु अचानक बीच में ही राधिका बोल पड़ी, क्या कर रहा है भैरव तू? रुक जा। पर भैरव थम नहीं रहा था। राधिका को उसका हाथ पकड़कर अमन को छुड़वाना पड़ा। वह बोली, पागल हो गया है कि? ये सच्चे दिल से हमारी मुक्ति चाहता है और मैं भी चाहती हूं। क्यों तुझे नहीं चाहिए मुक्ति? बोल। या तुझे मजा आने लगा है आदमियों को मारने में? अब तक अमन को होश आ गया। वह भैरव से बोला, मारना है मुझे, मार ही डालो। खत्म करो किस्सा, ताकि और आदमियों को मार सको। मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाऊंगा या नहीं, पर इतना जरूर है कि कुछ करना चाहता हूं। भैरव ने अपना हाथ वापस खींच लिया। उसकी आंखें शांत हो गई। अमन ने कहा, और तुम शायद भूल रहे हो उस बाबा जी की भविष्यवाणी। क्या कहा था उन्होंने? जब कोई तुम्हारी पूरी व्यथा सुनेगा। पहले नहीं सुनना चाहता था, सोचा था कि मौका देखते ही भाग जाऊंगा। चाहे राधिका को दोस्त माना, पर फिर भी हो तुम। यह कहते हुए अमन चुप हो गया। वह रुक कर बोला, पर उस बाबा जी की बात सुनकर अब जरूरी तुम दोनों की कहानी सुनना चाहता हूँ। अगर तुम मारना ही चाहते हो, मार सकते हो। राधिका ने अमन से कहा, इन 50 सालों में बहुत भटके हैं, अब और नहीं भटकना। अमन ने पानी पिया। वह काफी घायल था। खुद ही उसने अपने घावों से खून साफ किया। राधिका ने कहा, पहली मुलाकात तो सुनी आपने, उसके बाद हमारी आगे की मुलाकात शुरू हुई। अब फ्लैशबैक में राधिका उस दिन सहेलियों के साथ जा रही थी। अचानक फिर भैरव सिंह से टकरा गई। इस बार फिर दोनों गिर पड़े। भैरव बोला, अरे देख के क्यों नहीं चलती? बाईसा, माफ कीजिए। मैडम जी आप हो? फिर से आपको मैं ही मिलता हूं टक्कर मारने के लिए। हे माता रानी, इस छोरी से रक्षा कर हमारी। राधिका बोली, तू क्या कर रहा है यहाँ? हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया? ठहर, अभी मजा चखाती हूँ। ये कहकर राधिका और उसकी सहेलियों ने भैरव की पिटाई कर दी और बोली, अब खबरदार जो हमारे पीछे आया तो। राधिका घर पहुंच गई। अंदर से आवाजें आ रही थी। वह खुद से बोली, लगता है कोई मेहमान आया है। उसकी माँ बाहर आई तो राधिका ने पूछा, कोई आया है के? माँ ने जवाब दिया, हाँ, कोई बिसलपुर से आया है। तेरे बापू जानते हैं उसको। राधिका घर के अंदर गई तो देखकर उसकी आंखें फैल गई जब उसने देखा कि भैरव सिंह ही उसके बापू का मेहमान था। अपने घर में भैरव को देखकर राधिका की बोलती बंद हो गई। वह सोच रही थी कि कहीं भैरव बापू को पिटाई वाली बात ना बता दे। भैरव ने शालीनता के साथ खड़े होकर राधिका को देखा। नमस्ते बाईसा। राधिका बोली, जी नमस्ते हुकुम। राधिका के बापू सूरज चौहान ने कहा, राधिका बेटा, ये मेरे दोस्त कृष्ण सिंह का बेटा है, भैरव सिंह। राधिका बाहर आ गई। उसकी जान में जान आई कि भैरव ने बापू को कुछ नहीं बताया। थोड़ी देर में भैरव भी बाहर आया और बोला, राधिका बाईसा, शुक्र करो मैंने कुछ ना बताया थारे बापू को, वरना जानती हो के होता। राधिका बोली, के होता? मारे बापू हैं, मुझे क्या कहते? वो तो मारी ही सुनते, थारी नहीं, समझे? भैरव बोला, ये छोरिया तो मारे समझ में ना आती जरा भी। खम्मा घनी मैडम जी। यह कहकर भैरव चला गया।
इसके बाद भैरव सिंह का घर आना जाना शुरू हो गया। उनके बीच नोक-झोंक भी लगातार जारी रही। एक दिन भैरव ने राधिका से कहा, राधिका जी, मैं आपका गांव के बाहर वाली पहाड़ी पर इंतजार कर रहा हूँ। राधिका हैरान थी कि उसने ऐसा क्यों कहा, पर एक बार जाकर देखना तो पड़ेगा। वह पहाड़ी के पास पहुंच गई। भैरव बोला, राधिका जी, आप ऐसा करो, यहाँ इस टीले पर बैठ जाओ। राधिका बोली, क्यों? फिर भैरव बोला, मैं एक चित्रकार हूँ, आपकी तस्वीर बनाऊंगा। काफी सुंदर हो आप। कलाकार को और क्या चाहिए? एक खूबसूरत चेहरा, प्रकृति या कुछ भी जिसको वो कला में ढाल सके। सोचा आपकी तस्वीर बनाऊं। राधिका बोली, सच्ची? आप चित्रकार हो? भैरव बोला, और के कोई शक आपको? राधिका बोली, नहीं नहीं। भैरव ने राधिका का चित्र बनाना शुरू किया और कुछ ही समय में एक सुंदर चित्र तैयार हो गया। ऐसा लगता था मानो खुद राधिका हो। राधिका भी इस चित्र को देखते ही रह गई। राधिका बोली, आप तो बहुत अच्छी चित्रकारी करते हो। भैरव बोला, धन्यवाद। राधिका फिर बोली कि करते हो आप इन चित्रों का हुक्म सा? भैरव बोला, शहर या मेले में बेच देता हूं, परंतु इसको नहीं बेचूंगा। राधिका बोली, क्यों? तुम्हारी मर्जी, चलता हूं, नमस्ते और यहाँ आने के लिए धन्यवाद। यह कहकर भैरव चला गया। राधिका उसको जाते हुए बहुत देर तक देखती रही। कहीं ना कहीं वह उसको पसंद आ रहा था। दोनों छुपकर मिलने लगे। कभी भैरव टीकमगढ़ आता तो कभी राधिका बिसलपुर चली जाती। अक्सर भैरव राधिका का चित्र बनाता। राधिका भी अलग अलग वेशभूषा में शौक से अपने चित्र बनवाती। कब उन दोनों में प्यार हो गया उनको पता ही नहीं चला। उनका प्यार समय के साथ गहरा होता जा रहा था। उनको लग रहा था कि वो अब एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। राधिका ने एक दिन कहा, भैरव, तू मुझसे शादी तो करेगा ना? भैरव बोला, जरूर करूंगा राधिका, हमेशा साथ रहेंगे। राधिका बोली, और अगर घर वालों ने ना होने दी तो? भैरव बोला, तो क्या, घर से भाग जाएंगे? राधिका बोली, हे माता रानी, ऐसा दिन कभी ना आए कि हमें घर वालों के खिलाफ जाना पड़े। एक दिन भैरव सूरज चौहान के लिए अपने गांव से कोई संदेश लेकर उसके घर आया, जिसको पढ़कर उसके बापू थोड़े गंभीर हो गए। कोई जमीनी मसला था। बिसलपुर की सीमा से लगने वाली टीकमगढ़ की एक जमीन का टुकड़ा सूरज चौहान का था। भैरव के पिता वह जमीन चाहते थे, परंतु सूरज चौहान के लिए वह पुरखों की जमीन थी। सूरज चौहान ने भैरव से कहा, हमें यह जमीन किसी कीमत पर नहीं देनी। भैरव ने कहा, चाचा जी, आप समझने की कोशिश करो। इतना ही कहना था कि सूरज चौहान का पारा 7वें आसमान तक पहुंच गया और वे बोले, तुझे नहीं समझ आ रहा के? मेरे पुरखों की कमाई अमानत है, वो क्यों दूं? भैरव बापू को नमस्ते कर चला गया। अगले दिन भैरव के पिताजी कृष्ण सिंह और बिसलपुर के 2 लोग साथ में आए। कृष्ण सिंह ने सूरज चौहान से कहा, भाई, तेरी जमीन खाली बेकार तो पड़ी है, मने दे दे उसको, मुंह मांगा दाम दूंगा। अरे हम दोनों तो इतने पुराने दोस्त हैं, भाई जैसे एकदम। सूरज चौहान ने जवाब दिया, ना भाई, वो जमीन हमारी है, तेरे छोरे को समझा दिया था, फिर तू वही बात लेके आ गया। ये हमारे पुरखों की अमानत है। कृष्ण सिंह बोले, तो दाम भी तो चुका रहा हूँ, मुंह मांगा, बोल कितनी कीमत है जमीन की? सूरज चौहान बोला, कृष्ण चला जा यहाँ से, इससे पहले दोस्ती में हर्जा हो। कृष्ण सिंह बोले, क्यों बात बढ़ा रहा है सूरज, मान जा आराम से, ऐसे ही आपस की दुश्मनी हो जाएगी। सूरज चौहान ने अपने बेटे को आवाज दी, भानु, प्रताप, जरा बाहर आओ, तुम्हारा चाचा कुछ कह रहा है। दोनों जल्दी बाहर आ गए। बात मारपीट तक आ गई। जब कृष्ण जाने लगा तो सूरज चौहान ने कहा, अब तेरा बेटा हमारे गांव में नजर ना आए, वरना ठीक ना होगा। कृष्ण सिंह बोला, अब तुम्हारे गांव से हमारा कोई रिश्ता ना है और ना होगा। यह कहकर भैरव के पिता चले गए। 2 दिन बाद राधिका और भैरव गांव के बाहर मिले। दोनों काफी उदास और तनाव में थे। राधिका बोली, मुझे तो लगा था कि हम दोनों के ब्याह में कोई दिक्कत ना आएगी, पर अब तो लग रहा है कि हमारा ब्याह भी नहीं होगा। भैरव ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, चल मेरे साथ। राधिका बोली, कहाँ? भैरव बोला, आपके घर राधिका जी। राधिका बोली, पागल हो के हुकुम, मार डालेंगे तुम्हें वो लोग। भैरव बोला, कुछ ना होगा, चल। भैरव राधिका के साथ उसके घर पहुंच गया।
सूरज चौहान ने उसको देखा और भड़क गया। तू यहाँ क्यों आया है? मना किया था ना तेरे बाप को कि तू यहाँ दिखना नहीं चाहिए। और राधिका तेरे साथ? तू क्या कर रही है इसके साथ? उसने तेज आवाज में राधिका के भाइयों को आवाज दी। भानु और प्रताप यहाँ आओ। दोनों बाहर आ गए। राधिका को उन्होंने अंदर भेज दिया। भैरव ने कहा, चाचा जी एक बार हमारी बात सुन लो। हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, ब्याह करना चाहते हैं। मैं बापू से बात करूंगा, वो आपकी जमीन वाली जिद छोड़ देंगे। मैं समझाऊंगा उनको। आप दोनों इतने पुराने और घने मित्र हो। राधिका दोबारा बाहर आ गई। तब तक उसके भाइयों और बापू ने भैरव को मारना शुरू कर दिया कि राधिका बीच में आ गई। भैरव ने धीरे से राधिका को कहा, राधिका हमें भागना होगा, तुम तैयार हो? राधिका ने सिर हिलाकर सहमति दी। अचानक मौका मिलते ही दोनों भाग खड़े हुए। पीछे पीछे राधिका के भाई भी दौड़े। अब वर्तमान दिन। अमन ने राधिका से कहा, मतलब आपके भाई ही आपकी जान के दुश्मन बन गए? राधिका बोली, वह बस गांव की सरहद तक पीछे आए। वो लोग हमें मारते तो शायद नहीं। अमन बोला, मतलब? राधिका बोली, टीकमगढ़ की सरहद पार होते ही हम सुरक्षित थे। बिसलपुर जा नहीं सकते थे, वहां भैरव के बापू का घर था। अमन बोला, तो आप दोनों की मौत का जिम्मेदार आप लोगों के घर वाले नहीं थे क्या? राधिका बोली, हमें पहले यही लगा कि हमारे घर वाले हमें ढूंढकर या तो अलग कर देंगे या मार डालेंगे। पर? अमन बोला, पर क्या? राधिका बोली, अगर हम ना भागते तो शायद ठीक होता। अमन बोला, वह क्यों? राधिका बोली, गांव की सरहद पार करने के बाद हम दोनों इतनी बड़ी मुसीबत में फंसे कि उसकी कीमत हमें जान देकर चुकानी पड़ी। अब फिर से फ्लैशबैक में राधिका और भैरव भागकर दूर निकल गए। टीकमगढ़ और बिसलपुर में कृष्ण सिंह और सूरज चौहान के बीच बात हुई। सूरज चौहान ने कहा, कृष्ण तेरा छोरा हमारी छोरी को भगा के ले गया है। कृष्ण सिंह बोला, गलती तेरी है सूरज। अगर जमीन वाली बात उस दिन पक्की हो जाती तो आज हम समझी होते। सूरज बोला, हम भी उनके पीछे उनको मारने के लिए नहीं भागे थे, परंतु अब वो दोनों गांव के आसपास भी नहीं दिखने चाहिए। हमारे गांव की इज्जत का सवाल है। राधिका और भैरव भागते भागते टीकमगढ़ से 100 कोसों आगे निकल आए। यह एक छोटा सा गांव था, राजपुरा। दोनों भागते भागते राजपुरा की एक सुनसान हवेली में पहुंच गए, एक भूतिया हवेली। वहां के लोगों का कहना था कि इस बियाबान हवेली में जो जाता है जिंदा नहीं लौटता। राधिका और भैरव नहीं जानते थे कि वह दोनों मौत की तरफ जा रहे थे। राजपुरा की हवेली। दोनों ने उस हवेली में कदम रखा। अजीब सी जगह थी। हवेली थी तो आलीशान, कई बड़े कमरे, हॉल, सीढ़ियां और एक राजा और रानी का चित्र। राधिका बोली, हुकुम सा, ये तो बहुत बड़ी हवेली है, पर बहुत डरावनी है। किसी और जगह चले? भैरव बोला, तुझे डर लग रहा है कि राधिका? आप तो किसी से भी नहीं डरती, फिर क्या हुआ? राधिका बोली, हंस रहे हो? देखो जगह, जैसे कई सालों से यहाँ कोई आया ना हो। धूल मिट्टी, बड़े बड़े मकड़ी के जाले, पूरी भूतिया हवेली। मुझे नहीं रहना यहाँ, चलो यहाँ से। भैरव ने कहा, अच्छा ठीक है, चलते हैं। जैसे ही दोनों वापसी जाने लगे, हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राधिका ने घबरा कर कहा, भैरव ये दरवाजा क्यों बंद हो गया? बाहर कैसे जाएंगे? देखो ना हुकुम। भैरव भी अब घबरा चुका था। उसने कहा, एक क्षण देखने दो। भैरव ने दरवाजे को पीटना शुरू किया और चिल्लाने लगा, कोई है, कोई है, हम दोनों यहाँ फंस गए हैं, कृपया हमें बाहर निकालो। पर कोई आवाज नहीं आई। वह राधिका से बोला, ये कहाँ फंस गए राधिका हम? रुको, मैं कोई रास्ता खोजता हूँ। भैरव ने सब खिड़कियां दरवाजे देखे, सब बंद थे। बाहर जाने का रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वह दोनों सीढ़ियों से ऊपर की तरफ गए। हर कमरे में खिड़की दरवाजे सब थे, परंतु जाने का कोई रास्ता नहीं था। अचानक एक कमरे पर उनकी नजर पड़ी। उसको खोला और वहां प्रवेश किया। सब कमरों की तरह ये भी खाली था, परंतु उसमें पड़ा था एक कैनवस, कुछ रंग और कागज। वही कैनवस जो अमन के सामने था, वही शापित कैनवस जो पहले राधिका और अमन को मिला और उससे पहले ना जाने कितनों को। क्या था इस हवेली में ऐसा जो अंदर जाने वाला जिंदा लौटकर नहीं आते थे?
क्या यह कैनवस ही सबकी मौत का कारण था? राधिका और भैरव बुरी तरह फंस चुके थे। हवेली से निकलने का रास्ता नहीं नजर आ रहा था। अभी तो दिन ही था, पर उनको पता था कि जैसे जैसे रात गहरी होती जाएगी उनके लिए संकट बढ़ता जाएगा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। हवेली में खोजने पर उनको कुछ खाना और अंधेरा दूर करने के लिए एक लालटेन मिली। अभी तक हवेली में ऐसा कुछ घटित नहीं हुआ था कि उसको भूतिया कहा जा सके। उन्हें लगा कि शायद बाहर का दरवाजा हवा से बंद हो गया होगा और पुरानी हवेली है तो जाम हो गया होगा। भैरव ने राधिका से कहा, देखता हूँ कि कोई बाहर निकलने का रास्ता बने। राधिका और भैरव ने काफी खोजा तो एक रास्ता मिल गया। भैरव ने कहा, राधिका ये खिड़की खुली है, यहाँ से जा सकते हैं। राधिका बोली, जल्दी करो हुक्म, निकलते हैं यहाँ से। दोनों खिड़की से बाहर कूदकर हवेली से बाहर आ गए। उन्होंने उस हवेली से दूर भागना शुरू किया, पर ये क्या, जितना हवेली से दूर भागते वो दोनों वापसी वही हवेली तक पहुंच जाते। कोई भी रास्ता नहीं था जो उन्हें उस हवेली से दूर ले जाए। कोई तिल्स्म था या इस हवेली का मायाजाल राधिका और भैरव को जैसे एक अदृश्य शक्ति ने हवेली की ओर वापसी खींच लिया। हवेली का दरवाजा बंद हो गया। भैरव बोला, राधिका यहाँ कोई भूत प्रेत है। राधिका बोली, लगता है अब तो जान से जावेंगे। यह कहकर राधिका ने रोना शुरू कर दिया। वह बोली, हम घर से भागे ही क्यों हुक्म, किसी को मनाने की कोशिश भी नहीं की, शायद वो लोग मान जाते। भैरव बोला, रो नहीं राधिका, करता हूं कुछ। दोनों ने हवेली में फिर से रास्ते की खोज शुरू की, परंतु कुछ नहीं मिला। कई कमरों में उन्हें नर कंकाल नजर आए। राधिका बोली, जरूर इन सभी को मारा गया है हुक्म। भैरव बोला, हाँ आप ठीक कह रही हो। अब घना अंधेरा होने लगा था, कुछ अनिष्ट होने वाला था। भैरव के पास लालटेन तो थी, उसी से कुछ नजर आ रहा था। अचानक उन दोनों को एक अदृश्य शक्ति ने बड़े हॉल कमरे में पहुंचा दिया, जहां से वे अंदर हवेली में दाखिल हुए थे। उन्होंने देखा कि कैनवस पहले ही वहां मौजूद था। भैरव ने जैसे ही कैनवस को छुआ, उसमें एक आकृति उभरी, वही आकृति जिस राजा की तस्वीर वहां थी। वह आकृति जोर जोर से हंसने लगी। वह बोला, मैं अब मुक्त हो जाऊंगा, हा हा हा, और वह हंसने लगा। भैरव बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? राधिका बोली, तुम कहना क्या चाहते हो? वह बोला, मैं राजा भारमल कब से इस जगह कैद हूँ, अब मैं मुक्त हो जाऊंगा और तू आएगा मेरी जगह, वो भी मरकर। भैरव बोला, पर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हम दोनों को जाने दो। भारमल बोला, अभी तो मुझे मौका मिला है इतने सालों बाद यहाँ से मुक्त होने का, ऐसे कैसे जाने दूं? मेरी भी उस आत्मा ने नहीं सुनी थी, मुझे इसमें कैद कर दिया। भैरव बोला, तुम क्यों इसमें कैद हुए? भारमल बोला, क्योंकि ये एक शापित कैनवस है, जो भी चित्रकार इस कैनवस को हाथ लगाता है वो इसमें कैद हो जाता है। मैं चित्रकार भी था और मैंने इस कैनवस को छू लिया, मैं इसमें कैद हो गया। उस आत्मा ने मुझे मार डाला था। तू भी तो चित्रकार है ना, तभी तेरे लिए इतना मायाजाल रचा। आज तक इतने लोग यहाँ आए, सभी ने इस कैनवस को छुआ, पर वो चित्रकार नहीं थे। मैंने उन सभी को मार डाला, परंतु इस जगह से मुक्त नहीं हो पाया। आज आखिरकार मैं मुक्त हो ही जाऊंगा। यह कहकर पहले भारमल ने राधिका की ओर अपना हाथ बढ़ाया, उसकी गर्दन पकड़ी और उसको तेजी से दूर फेंक दिया। भैरव ने भारमल का हाथ पकड़ लिया, परंतु भारमल ने उसको इतनी तेज दीवार पे फेंक मारा कि वह बेहोश हो गया। भारमल पुनः राधिका की तरफ हाथ बढ़ाने लगा और उसका गला दबाया और उसकी हत्या कर दी। भैरव को जब होश आया, उसने राधिका को मरा हुआ पाया। वह जोर जोर से रोने लगा, स्वयं को कोसने लगा, क्यों मैं राधिका को भगा कर लाया? क्या होता ना मिलते हम, शादी ना होती पर जिंदा तो होती मारी राधिका। भारमल ने उसको होश में देखते ही उसका गला पकड़ लिया, फिर दरवाजे पर फेंक के मारा। अंततः भैरव की भी मृत्यु हो गई और उसकी आत्मा कैनवस में कैद हो गई। भारमल आजाद हो गया। राधिका की आत्मा भैरव को इस हाल में देखकर कैसे मुक्त हो सकती थी? कैद भैरव को देखकर उसकी आत्मा भी रोने लगी। कैनवस के साथ वह बाहर निकल गई, उस हवेली से दूर।
वह हवेली जिसने उन दोनों की जान ले ली, किसी ऐसे इंसान को खोजने जो सच्चा हो और उन दोनों की कथा सुनकर उन दोनों को मुक्ति दिलवाए। अब वर्तमान दिन यानी कि अब का समय। अमन ये सब सुनकर अचंभित और उदास हो गया। वह कुछ समझ नहीं पा रहा था, परंतु उसके मन में एक सवाल अभी भी था। एक नहीं, शायद कई सवाल थे। वह सब पूछना चाहता था। अमन ने राधिका से पूछा, परंतु ये कैनवस शापित कैसे हो गया? आखिर इसको शापित किसने किया? राधिका ने कहा, यह भी बताती हूँ। आखिर क्या राज है कैनवस के शापित होने का? वर्तमान दिन यानी कि आज का समय। राधिका ने बताना शुरू किया। भारमल से पहले इस कैनवस में कई आत्माएं कैद रह चुकी थी। सभी चित्रकार थे, पर कहानी अमर सिंह से शुरू हुई। अमन बोला, अमर सिंह? राधिका बोली, हाँ, अमर सिंह, इस कैनवस में कैद होने वाली पहली आत्मा। अमन फिर बोला, वह कैद कैसे हुआ? राधिका बोली, अमर सिंह एक चित्रकार था, गांव गांव घूमने वाला। एक दिन पता नहीं कैसे वो एक सुनसान जगह पहुंच गया। अब फ्लैशबैक में अमर सिंह एक गांव पहुंचा, रामगढ़। उसके पास एक सुनसान सी जगह थी। वहां एक तांत्रिक अपनी तंत्र साधना कर रहा था। कपाल भभूत, खून राख, हवन नरमुंड की माला और पता नहीं क्या क्या। अमर सिंह को वहां देख वह तांत्रिक क्रोधित हो गया। उसकी तंत्र साधना में विघ्न पड़ गया था। वह चिल्ला उठा, तू कौन है? क्यों आया है इस जगह? अमर सिंह बहुत घबरा गया, कांपने लगा, माफी मांगने लगा। वह बोला, बाबा जी, मुझे माफ कर दो, मैं भटक कर यहाँ आ गया, मैं अभी चला जाता हूँ। तांत्रिक बोला, तूने मेरी तंत्र साधना खराब कर दी, अब तुझे मरना पड़ेगा। अमर सिंह बोला, मुझे माफ कर दो। यह कहकर वह तांत्रिक के पैरों में गिर पड़ा, पर तांत्रिक ने एक नहीं सुनी और उसकी हत्या कर दी। उसके बाद वह चाहता था कि अमर सिंह की आत्मा मुक्त ना हो। उसने लकड़ियों का ये एक कैनवस सा बनाया, उसमें अमर सिंह की आत्मा को कैद कर दिया। वह बोला, अब तेरी आत्मा इसमें कैद रहेगी। अमर सिंह बोला, मुझे मुक्त कर दीजिए। तभी तांत्रिक बोला, अब जो भी चित्रकार इस चित्रपट्टी को छुएगा वो इसमें कैद आत्मा के हाथों मारा जाएगा और उसकी आत्मा कैद हो जाएगी और पहले से कैद आत्मा मुक्त हो जाएगी। ये पट्टी इसी तरह शापित रहेगी। मुक्ति तभी होगी जब छूने वाला तेरी तरह ही चित्रकार हो। अब वर्तमान दिन में अमन ने कहा, तभी भैरव मुझे मारना चाहता था ताकि मेरी आत्मा इसमें कैद हो जाए और उसको मुक्ति मिल जाए। राधिका ने कहा, हाँ, पर मैंने उसको रोक दिया। अमन बोला, पर क्यों? राधिका बोली, तुम मर जाते तो मुझे मुक्त कौन करता? इस कैनवस को भी अब खत्म करना होगा। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि मैं इस कैनवस के साथ हूँ, वरना तुम शायद आज मारे जाते। अमन बोला, इसमें रहने वाली आत्माएं हत्याएं क्यों करने लगी? राधिका बोली, आत्मा जो होती हैं अशांत, मुक्त होने को व्याकुल, जब देखती हैं कि आदमी उसको मुक्त नहीं करवा सकता तो उसको मार देती हैं। धीरे धीरे जो भी आत्मा होती उसे इन हत्याओं में मजा आने लगता। अमन बोला, यानी भैरव को भी? राधिका बोली, हाँ, खुद की मुक्ति खोजते खोजते न जाने कितने लोगों को वह मार चुका है, पर अभी ये सब खत्म होगा, तुमको खत्म करना होगा अमन। अमन बोला, पर मैं? राधिका बोली, क्योंकि तुम सच्चे इंसान हो, तुमने दिल से हमारी कहानी सुनी। अमन बोला, कैसे होगा ये सब? राधिका बोली, पहले इस कैनवस को खत्म करना होगा। अमन बोला, परंतु कैसे? राधिका बोली, इसको वहीं लेकर जाना होगा जहां इसको बनाया गया था। अमन बोला, तुम्हारा मतलब रामगढ़? राधिका बोली, हाँ। अमन बोला, पर वहां तो खतरा है राधिका। राधिका बोली, कुछ नहीं होगा, इस कैनवस को लो और रामगढ़ चलो। अमन ने कैनवस उठाया और अपनी गाड़ी के पीछे सीट पर रख दिया। बारिश काफी हो रही थी, रात के 12 बज चुके थे। अमन ने गाड़ी चलाने का प्रयास किया, वह स्टार्ट नहीं हुई। उसने पुनः स्टार्ट की, इस बार वह शुरू हो गई। रामगढ़ अधिक दूर नहीं था,
1 घंटे में अमन रामगढ़ पहुंच गया। अब रामगढ़ में उसने कैनवस गाड़ी से निकाला और हाथ में लिया। तेज बारिश हो रही थी, तूफान चल रहा था। अमन उस ओर चलने लगा जिस ओर से तंत्र साधना की आवाजें आ रही थी। अमन राधिका से बोला, यहाँ तो आवाजें आ रही हैं, लगता है कोई तंत्र साधना चल रही हैं, कहीं मेरा हाल अमर सिंह जैसा ना हो। राधिका ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अमन हाथ में कैनवस लिए धीरे धीरे चल पड़ा। राधिका ने अमन से कहा, वो तांत्रिक बैठा है, तुम्हें उससे नजरें बचाकर उस ओर जाना होगा। उसके सामने जो हवन कुंड है उसमें इस कैनवस को फेंक देना। अमन बोला, परंतु इसमें जोखिम है, तांत्रिक बाबा मुझे देख लेगा। तभी राधिका बोली, एक बार इस कैनवस को इस हवन कुंड में डाल दिया फिर वह तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। अमन ने पूछा, क्या यह वही तांत्रिक है जिसने कैनवस शापित किया था? राधिका ने जवाब दिया, नहीं, पर इन तांत्रिकों को शापित वस्तुओं की पहचान होती है। अगर इसने यह कैनवस देख लिया तो बौखला जाएगा। अमन ने कहा, मैं ध्यान रखूंगा। अमन धीरे धीरे चलने लगा। तांत्रिक बाबा अपनी साधना में लीन थे। वह हवन कुंड की दूसरी ओर पहुंच गया। उसने कैनवस उठाया और सीधा हवन कुंड में फेंक दिया। उसके आग में गिरते ही भैरव सिंह की आत्मा तड़प उठी, चिल्लाने लगी। कोई शरीर हो या चीज, आत्मा को उसमें से निकलते हुए दर्द होता है। राधिका का मन यह देखकर रुआसा हो गया। भैरव की आत्मा की चीख सुनकर तांत्रिक बाबा की आंखें खुल गई और वह चिल्लाया, कौन है? किसने मेरी तंत्र साधना को भंग किया? राधिका ने धीरे से अमन से कहा, इस बाबा की आंखों में ये पड़ी भभूत फेंक दो, इससे इसको कुछ देर के लिए दिखना बंद हो जाएगा, उसके बाद तुम यहाँ से निकल जाना। अमन ने ऐसा ही किया। उसने बाबा के पास पड़ी भभूत उठाई और बाबा की आंखों में झोंक दी। इससे उसको दिखना बंद हो गया और अमन वहां से भाग गया। राधिका ने शमशान से बाहर आकर अमन के आगे हाथ जोड़ दिए। वह बोली, तुमने मेरे भैरव को मुक्त करवा दिया, बहुत आभार। अमन ने कहा, अभी एक काम और बाकी है, तुम्हारी मुक्ति। हमें राजपुरा जाना होगा। अमन राजपुरा की ओर चल पड़ा। अब राजपुरा में अमन उसी हवेली के सामने खड़ा था। अब सब कुछ शांत था। कैनवस के यहाँ से चले जाने के बाद हत्याएं भी बंद हो चुकी थी। उसने हवेली का दरवाजा खोला। काफी अंधेरा था, इसलिए उसने मोबाइल की टॉर्च जला ली। वह भैरव और राधिका के नरकंकाल खोज रहा था ताकि उनका अंतिम संस्कार कर सके। राधिका ने कहा, हमारे नरकंकाल हॉल में ही होंगे। अमन ने टॉर्च मारी। वहीं थोड़ी दूर पर 2 नरकंकाल थे। अमन ने पहचान लिया कि यही थे। वह किसी तरह दोनों को शमशान तक ले गया। पहले भैरव का अंतिम संस्कार किया। राधिका ने पुनः हाथ जोड़ दिए और कहा, तुम ना होते तो पता नहीं कब तक हमें भटकना पड़ता। आभार है तुम्हारा अमन। अमन ने राधिका के शव का भी अंतिम संस्कार कर दिया। वह उस रोशनी को देख सकता था जिसमें राधिका विलीन हो रही थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे कि वह किसी के लिए कुछ कर पाया। परंतु अचानक अमन बेहोश हो गया। जब वह उठा तो उसने खुद को हॉस्पिटल में पाया। उसके माता पिता उसके पास थे, भाई भी था। माँ ने पूछा, बेटा तू ठीक है ना? तू राजपुरा में क्या कर रहा था? वहाँ कैसे पहुँच गया? भाई ने कहा, माँ जरूर किसी लड़की का चक्कर होगा। सभी हंसने लगे। अमन मन ही मन में सोच रहा था कि काफी बड़े चक्कर में फंस गया था मैं। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। अगर आपको भी मुझे अपनी कहानी भेजनी है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर अपनी कहानी भेज सकते हैं। मैं आपकी स्टोरीज पर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि भविष्य में जैसे ही मैं नई कहानी डालूं, आप सभी के पास मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो अब मैं आप सभी से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।